अब हम फैंग को मीटिंग रूम में जाते हुए देखते हैं, जहां फैंग आकर बताता है मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा, बल्कि स्कूल ने मुझे अप्रूव कर दिया है और मैं इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ। तभी वहाँ पर कुछ और टीचर आते हुए कहते हैं माऊ के बहुत सारे मेंटर घायल हो चुके हैं, इस हिसाब से अब 132 मेंटर बचे हुए हैं। तभी प्रिंसिपल जवाब देते हैं अब माऊ के पास 132 नहीं बल्कि 133 मेंटर है। तभी फैंग स्माइल करते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी टीचर्स को, आपने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही ग्रोथ करते रहोगे। और हाँ, मैं कैटाकॉम में जाकर बहुत कुछ लेकर आया हुआ था। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। आप सभी को आज अपने रैंक को बढ़ाने का मौका मिलेगा। जितने भी रैंक 3 के मेंटर्स है वो यहाँ पर आ जाए। तभी ओल्ड मैन कहते हैं कॉमन पीपल और मार्शल आर्टिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस मार्शल आर्टिस्ट के पास स्ट्रेंथ होता है जो कॉमन मैन के पास नहीं होता। जो भी मेंटर होते हैं उन्हें स्टूडेंट से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, नहीं तो वो अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एनकरेज करेंगे अपने रैंक को बढ़ाने की। तभी अचानक से सभी स्टूडेंट के बीच में एक बहुत बड़ा गोला बना दिया जाता है और सभी टीचर्स उस गोले में अपनी एनर्जी को डालने लगते हैं, जिसमें फैंग भी उनकी हेल्प करता है। फिर फैंग कहता है जो लोग भी रैंक 4 में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं वो जल्दी से निकल कर यहाँ से चले जाए। ये सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से निकल कर जाने लगते हैं। अंदर खड़े लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही थी ब्रेक थ्रू करने में और वो सभी चाहकर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे। तभी एक बंदा कहता है मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, जल्दी से और एनर्जी प्रोवाइड कीजिए। फैंग नहीं नहीं वाइस प्रिंसिपल। ये सुनकर फैंग उन सभी को और ज्यादा एनर्जी देने लगता है और वो मनी मन सोचता है मैं इन सभी पर दया कर रहा हूँ ताकि ये सभी फ्यूचर में मुझे टारगेट ना करे। फिर सभी के सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे करके ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। फैंग जमीन पर बैठकर हाफने लगता है, उसने अपने बहुत सारे एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिया था। फिर सभी कहने लगते हैं इसने ये सब हमारे लिए किया, ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर सभी स्टूडेंट माऊ को चीयर अप करने लगते हैं और तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि कैसे उनका स्कूल अब बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, हर बच्चे ने अब ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। ये देखकर फैंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी सरीना गुस्सा हो जाती है। ये देखकर फैंग कहता है क्या हुआ आपको, सही तो है अब सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स मिडिल रैंक पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर सरीना गुस्सा करते हुए कहती है तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि तुम टीएन मैन सिटी के साथ फाइट कर पाओ। तभी किन चिल्लाते हुए कहता है हमें उन सभी दुश्मनों का डट कर सामना करना है क्योंकि हम सभी एक फाइटर है और एक फाइटर की तरह ही हम मरेंगे। तभी एक बंदा कहता है किन तुम इस वॉर में मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर भी वॉर में मारे गए थे, अगर तुम भी मर गए तो तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। जब तेरे फादर जिंदा थे तब मैंने उन्हें भी एडवाइस दिया था मगर वो मेरी बात माना ही नहीं, जिस कारण से वो मारा गया। ये सुनकर किन उन्हें चुप रहने को बोलता है। दूसरी तरफ फैंग स्टेज पर खड़े होते हुए कहता है अब हम बैटल करने वाले हैं तो बिना किसी तैयारी के जाएंगे तो नहीं। हम देखते हैं फैंग अपने आसपास बहुत सारे क्रिस्टल को निकालकर उन्हें हवा में उड़ाने लगता है। ये देखकर एक बंदा कहता है इसने अब ये सभी क्रिस्टल को बाहर क्यों निकाल लिया है। फिर फैंग कहता है मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग सेफली वापस आ जाएंगे। फिर फैंग अपने आप को इंजर्ड कर लेता है जिस कारण से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते उसके पास से एनर्जी बाहर आने लगती है। ये देखकर एक बंदा कहता है फैंग ने तो अपने आप को घायल कर लिया ताकि वो एनर्जी को बाहर निकाल सके। ये देखकर प्रिंसिपल कहते हैं ये तो इतने सारे एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, ये काम तो एक 8 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट का है। ये देखकर ओल्ड मैन भी सोचते हैं ये फैंग और कितना ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल सकता है। जिसपे प्रिंसिपल हैरानी से कहते हैं कम से कम एक बंदा जो कि पीक लेवल 9 पर होता है वो भी इतना एनर्जी बाहर नहीं निकाल सकता है। अब हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि मन ही मन खुश होते हुए सोचता है फैंग कुछ भी क्यों ना कर ले वो बिल्कुल भी थकता नहीं है, उसका लेवल कम से कम एब्सोल्यूट पीक पर है। अब मैं समझ चुका हूँ आखिर वो क्यों हमारे पिछले लाइफ में मास्टर था। इधर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि फैंग को अपने आप को और ज्यादा घायल करने से मना करते हैं और उसे रोक देते हैं। तब फैंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, अगर मुझे कोई अच्छे से ट्रीट करेगा तो मुझे भी उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मुझे याद है टीचर्स ने मुझे कैसे ट्रीट किया था जब मैं बहुत ही वीक था। ये सुनकर प्रिंसिपल चिल्लाते हुए पूछते हैं तुम किसी और के लिए अपने आप को घायल कर रहे हो। जिसपे फैंग कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अब और ज्यादा एनर्जी रिलीज करूंगा ताकि सभी के सभी हील हो सके और उस एनर्जी को कंज्यूम कर सके। फिर वो मन ही मन सोचता है मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा बल्कि मैं तो ये अपनी जान को बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं सभी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाऊंगा तो ये सब बाद में मेरे से रिवेंज नहीं लेने
आएंगे। मैं फैंग सही में माओ की चिंता करता हूँ, मगर कोई भी मेरा दुख समझ ही नहीं पाता है। मैंने इन सभी के ऊपर अपना 4000 पॉइंट इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जी को देखते हैं, जो प्रेसिडेंट का काम बहुत ही अच्छे से कर रही थी और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रही थी। कौन सा स्टूडेंट किससे फाइट करेगा और किससे नहीं। अब माओ के स्टूडेंट बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सभी के सभी डेडिकेटेड लग रहे थे। अगस्त 12 को फैंग शंघाई कैटाकॉम्ब में पहुंच जाता है ताकि वो पहले ही मिलिट्री से बात कर सके। फैंग वहां पर मैजिकल चीजों का लोकेशन पता करने के लिए गया हुआ था। बहुत ज्यादा डिस्कस करने के बाद वो सब डिसाइड कर लेते हैं कि कहां पर कैंप लगाना है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि जहां पर वो सभी कैंप लगाने की बात कर रहे थे वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे और वो भी 8 रैंक के। मगर एक फैंग है जो उन सबसे कम्युनिकेट कर सकता है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि शेर के पास बात करने के लिए पहुंच जाता है और उसे कहता है, हेलो शेर, हम दोनों बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे पता है तुम चाहते हो उस टियानमेन सिटी के जाइंट माइन को सीज करना, मगर वहाँ पर 2 पावर हाउस है जो कि बहुत खतरनाक होने वाला है। मगर तुम वहाँ पर अकेले उनसे लड़ने जाओगे तो तुम खतरे में पड़ सकते हो और अकेले बचकर भी नहीं आ सकते हो। क्या पता तुम्हारी जान वहाँ पर चली जाए। मुझे पता है तुम कल्टीवेशन करके बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, इसी कारण से तुम यहाँ के राजा हो। तुम तो फॉरबिडन प्लेस पर भी बहुत बार गए होंगे और वहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स तुम्हारा वेट भी कर रही है। उसके बाद फैंग मन ही मन सोचता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पहले वाला फैंग हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे तो अब तुमसे डील करने में भी आलस आता है और तुम्हें माओ स्कूल के 2 बंदे मिलकर आराम से हरा सकते हैं। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा और तुम्हारे फेवर को भी वापस करूंगा। उसके बाद वो मन ही मन है ये बिल्कुल एक डॉग की तरह है, कहीं ये फिर से वाइटिलिटी खाना शुरू ना कर दे। और ये सिटी के साथ वॉर नहीं करना चाहते हैं। आज ये वाइटिलिटी खा रहा है, कल एनर्जी को खाने लगेगा। फिर फैंग कहता है, अभी इंसान टियानमेन सिटी के साथ वॉर नहीं करना चाहते हैं और ना ही वहाँ पर जाना चाहते हैं। और ह्यूमन वर्ल्ड में मेरे पास भी कुछ अथॉरिटी है जो मेरे हुक्म के बिना नहीं चलता और मेरे पास एक एंसिस्टर भी है जो कि एब्सोल्युटली पीक पर है। पहले वो सब मेरे बारे में चिंता नहीं करते थे क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ और इंसान को इसके बीच में हल्का फेम भी मिल चुका है। इसीलिए एंसिस्टर्स ने मुझे ये सब अथॉरिटी दिया है। शेर, अगर तुम माइन को सीज करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें मैं तुम्हारा पूरी तरह से साथ दूंगा, मगर मैं वॉर को स्टार्ट नहीं कर सकता। भले ही तुमने मेरी जान बहुत बार बचाई है, मगर मैं उम्मीद करूंगा हम किसी लफड़े में ना पड़े और ह्यूमैनिटी को खतरे में बिल्कुल भी ना डाले। अगर तुम हल्का बेनिफिट्स दोगे एज अ हायरिंग फी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, बस मुझे टियानमेन सिटी के पेड़ का डेड बॉडी चाहिए और जो कैटाकॉम्ब में जाइंट माइन है उसे हम टच करने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। ये सब कुछ फैंग ने झूठ बोला था। फिर वो कहता है, अगर तुम और तुम्हारे साथी टियानमेन सिटी के लॉर्ड को बिजी रख पाओगे तो मैं अपने आदमियों को टियानमेन ट्रीज के पास ले जाऊंगा और उसे मार दूंगा। ये सुनकर शेर सोचने लगता है, अगर रास्ते से ट्री और टियानमेन का लॉर्ड हट जाएगा तो सभी के सभी स्टोन्स मेरे होंगे। उसके बाद मैं ढेर सारे एनर्जी को खा पाऊंगा। ये सोचकर वो खुश हो रहा था। फिर फैंग कहता है, जब तुम टियानमेन सिटी के लॉर्ड को हरा दोगे तब तुम हमारी हेल्प भी करना। अगर वो सब मारे गए तो मैं किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा होऊंगा तुम्हारा। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो हाथ मिलाओ। ये सुनकर शेर उससे हाथ मिलाने लगता है। फिर फैंग कहता है, देखो अब हम 3 दिन बाद अपने साथियों के साथ लिन फॉरेस्ट में घुसेंगे और मेरे एंसिस्टर्स भी इसमें हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम इस बैटल को हर हाल में जीत पाए। फिर फैंग मनी मन सोचता है, ये बीच तो गवार है। ये सोच रहा होगा ये मुझे छोड़ देगा माइन मिलने के बाद, मगर इसे नहीं पता माइन में मेरा भी हिस्सा है। मैं तुम्हें एक चारे की तरह यूज कर रहा हूँ ताकि टियानमेन के ट्री और लोगों के साथ निपटा जा सके। मगर तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हारे इशारों पे नाच रहा हूँ। बीस्ट तो बीस्ट होते हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये लास्ट में मेरे पास ही आएंगे। उसके बाद फैंग आकर ये सभी बातें जनरल को बताता है। ये सुनकर वो शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि शेर ने तुम्हारे साथ डील कर लिया है और वो अपने साथियों को भी साथ में लाएगा हेल्प करने के लिए? तुम्हारा ऑरा तो बिल्कुल अनस्टॉपेबल है, तुम तो कमाल के इंसान हो फैंग। फिर फैंग कहता है, वो तो 9th रैंक के बीस्ट को भी बुला रहा था मगर मैंने मना कर दिया। मुझे लगा अगर वो बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हम क्या करेंगे और वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। चलो अब मैंने सभी काम कर दिया है, अब कोई भी सिटी हमारे इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा। उनका रास्ता ब्लॉक हो चुका है। मैं अब सब कुछ अरेंजमेंट करने के लिए वापस जा रहा हूँ। बाय, बाद में मिलते हैं।
ये कहकर फैंग पोर्टल के थ्रू वहाँ चला जाता है। उसके बाद जनरल सोचते हैं ये फैंग तो बिल्कुल अनस्टॉपेबल है, अनएक्सपेक्टेड इंसान है। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था टियानमेन के दुश्मनों को खत्म करना। ये बच्चा सिर्फ कुछ ही बार अंडरग्राउंड गया है। जिन दुश्मनों से मैं इतने सालों से फाइट कर रहा हूँ उन्हें तो फैंग अपने इशारों पे नचाएगा और उन्हें पता तक नहीं चलने देगा। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है। वो खुश होते हुए कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब हम आराम से लीन फॉरेस्ट में फाइट कर सकते हैं। ऊपर से शेर भी हमारी हेल्प करेगा। जिस पे फैंग कहता है अब शेर राजी हो गया है 9th रैंक के दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए। यही मौका है उन सभी को अपने रास्तों से हटाने का। मैं उम्मीद करता हूँ ओल्ड मैन एक ही स्ट्राइक में उस ट्री को खत्म कर देंगे। भले ही ना कर पाए मगर उसे डैमेज तो कर ही देंगे। जिस पे ओल्ड मैन कहते हैं तुम चाहते हो मैं सिर्फ एक ही स्ट्राइक करूँ, फिर तुम बताओ 8th ग्रेड के दुश्मनों से फाइट कौन करेगा। तभी वहाँ पर जी के ग्रैंडपा आते हुए कहते हैं मैं उससे फाइट करूंगा, तुम उस 8th ग्रेड को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं उसे देख लूंगा। मगर मैं फ्री में हेल्प नहीं करना चाहता हूँ, मुझे 10 दिन का लाइफ एसेंस चाहिए। चलो अब मुझे एक प्रॉमिस नोट दे दो जिससे मैं तुम सब पर भरोसा कर सकूं। फिर वो सोचने लगते हैं कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में किसी से भी कुछ भी नहीं लिया मगर उन्हें एक बच्चे से लाइफ एसेंस लेना पड़ रहा है। ये कितना एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। फिर फैंग उन्हें मनाने लगता है आप लाइफ एसेंस की जगह वेपन ले लीजिए। जिसपे वो कहते हैं मुझे वेपन नहीं चाहिए, वो मेरे ऊपर सूट नहीं करता, मेरा वेपन बहुत ही अच्छा है और कितने सालों से मेरा साथ दे रहा है। ये सुनकर फैंग कहता है अच्छा ऐसा है, फिर आपका वेपन कौन से ग्रेड का है। मेरे पास कोई भी 8th ग्रेड के वेपन तो नहीं है, बस एक एंशिएंट वेपन है। अगर मैं इस एंशिएंट वेपन को मेल्ट कर दूं तो क्या मैं आपके 8th ग्रेड के वेपन को अपग्रेड कर पाऊंगा। जिसपे वो कहते हैं ठीक है, प्रॉमिस नोट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझो जैसे तुम मुझे डाउरी दोगे। जिसपे फैंग कहता है आप तो यहाँ पर खुद से हेल्प करने आए हैं। ये सब सुनकर प्रिंसिपल सोचने लगते हैं ये सब तो हेल्प नहीं कर रहे बल्कि बहुत बड़ा फेवर मांग रहे हैं। तभी ओल्ड मैन कहते हैं अब ग्रैंडपा तुम तो मरने वाले हो। उसके बाद फैंग और जी का बच्चा होगा जिसका नाम तुम जाओ रखना और उसे शैन तुम्हारा सरनेम दे दिया जाएगा ताकि तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाए। फिर सरीना कहती है जब मैं 8th ग्रेड की बन जाऊंगी तब मैं अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से चेंज कर लूंगी। ये सुनकर प्रिंसिपल अपना मुंह बंद करते हुए कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं बोला। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस मैंने पहले भी बोला था इसके एपिसोड वीकली आते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड अब संडे को ही आएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना।